हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजमल आईएएस एकेडमीज करंट अफेयर्स कवरेज वीडियो। ठीक है, आज हम देखेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कि न्यूज़ में बहुत चल रहा है और कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे वॉर चल रही है दोनों के बीच में। ठीक है, और ये जो वीडियो सीरीज है इसको हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, क्योंकि देखा गया है कि यूपीएससी और सारे दूसरे भी स्टेट पीसीएस जो हैं इसको जो भी वॉर्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को जोड़ के क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम वो भी देखेंगे कि कैसे यूपीएससी इसके क्वेश्चंस पूछता है, उसके साथ साथ मेंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ इसको हम होलिस्टिकली कवरेज करेंगे। ये वीडियो ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स की होगी, ना कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक की होगी, बट ये होगी सारे जो कॉन्टेक्स्ट है यूपीएससी का, जो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से इस वीडियो सीरीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, अगर से हम हिस्टोरिकली इसका पहलू देखा जाए, ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं यूएस से भी जुड़ा हुआ है। ईरान के दो पहलू हैं, 1948 से लेकर 1979। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से उसका रिलेशनशिप दूसरे कंट्रीज के साथ चेंज हो गया। ये दूसरा पहलू है, 1979 के बाद दूसरा पहलू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम पहले इस वीडियो में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द रिटोरिक वी विल सी द व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी आर सीइंग इन वेस्ट एशिया एज वेल एज द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज इट्स द वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, strategic geopolitical philosophies or theories that define the present conflicts across the world. Apart from it, we will see how UPSC or other state PCS are asking the questions both in prelims as well as mains. और हालांकि ये इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआर बहुत बड़ा एक चंक है जो इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान इजराइल रिलेशनशिप से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, अगर से हम देखेंगे जैसे कि मैंने कहा कि ईरान इजराइल के दो पहलू हैं, ईरान इजराइल रिलेशनशिप के दो पहलू हैं। पहला फेज है आपका 1948 जब इजराइल बना था से लेके 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान, है ना। पहले 1979 से पहले फर्स्ट फेज ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसमें अगर से हम देखेंगे तो ईरान जो है इट वाज ए प्रो वेस्टर्न एंड न्यूट्रल टुवर्ड्स इजराइल, है ना। इजराइल के साथ इसके अच्छे रिलेशनशिप थे, यूएस के साथ इसके अच्छे रिलेशनशिप थे, इकोनॉमिक इसमें इकोनॉमिक ट्रेड था। ठीक है, और जियोपॉलिटिकली ईरान जो है न्यूट्रल था। 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तब यहाँ की जो रेजिम चेंज हुई, इट वाज उसके कुछ मेन फोकस था पैलेस्टीन को लेके, है ना, और अदर अरब कंट्रीज को लेके। तो जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो गए। तो न्यू ईरानियन रेजिम जो 1979 के बाद चेंज हुई, इट शिफ्टेड टुवर्ड्स रशिया। कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना था तो वो रशिया की तरफ शिफ्ट हुआ। Then the conflict started between Iran, US and Iran and Israel. ठीक है, 1979 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इवन 1990s तक ईरान वाज ए काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टेट टुवर्ड्स इजराइल। वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक उसके लिंकेज थे, इजराइल के साथ किया करते थे। लेकिन जब 1990s में कुछ प्राइम मिनिस्टर्स फंडामेंटलिस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ने जब उनका नेतृत्व संभाला ईरान में, तब जाके कुछ चेंजेस आए बोथ टुवर्ड्स यूएस एंड टुवर्ड्स इजराइल। जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयतुल्ला खमेनी, वो यूएस को बिग सतान एंड इजराइल को स्मॉल सतान से पहचानने लगे। तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ जो पहला फेज था उसमें इजराइल और ईरान के
जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे वो अलाइन करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान, अरब कंट्रीज को बैलेंस करना जरूरी था ईरान को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। उसी तरह इजराइल को भी अरब कंट्रीज को बैलेंस करके चलना होता था अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो दोनों एक साथ, पहले उनका रिलेशनशिप अच्छा था। देन जब इराक के साथ उसका वॉर हुआ, व्हेन 1991 में यूएस और इराक का वॉर हुआ, और देन व्हेन यूएसए इन्वेडेड इराक इन 2004, तब इराक वहां से कम हो गया। ठीक है, इराक में रेजिम चेंज हो गई, तो दैट वाज नॉट ए थ्रेट टू इधर यूएस, इजराइल और ईरान। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा थ्रेट था इराक रीजन में, वो खत्म हो गया। देन ईरान एंड इजराइल केम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं शैडो वॉर और प्रॉक्सीज के थ्रू ये अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में आने लगे। तो ये था इनका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और 2005 में ईरान में प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अहमद निजाद, उन्होंने फंडामेंटलिस्ट स्टैंस लेके न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट किया, तब और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। ठीक है, ये सारे तो ईरान और इजराइल के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कि हमने कहा था, रिटोरिक के अलावा व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस वर्ल्ड, वो देखना भी जरूरी है। और वो आता है कुछ थ्योरीज जो कि 1904 से स्टार्ट हुए थे, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने कुछ थ्योरीज दिए थे। जैसे कि एक था हार्टलैंड थ्योरी और दूसरा था रिमलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी को हार्वर्ड मैकिंडर ने दिया था 1904 में। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार ये जो आप मैप में देख रहे हैं, है ना, दिस इज हार्टलैंड, और उसके बाद में कुछ चीजें थी, दिस इज उसमें ही था कि दिस इज इनर लाइन एंड दिस इज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटर क्रेसेंट, है ना। इसका थ्योरी का क्रक्स ये था, जैसे कि आप देख सकते हैं, द वन हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। वर्ल्ड आइलैंड मतलब ये वाला जो कंटिजियस रीजन है। ठीक है, एंड द हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। दिस वाज द कोर फिलॉसफी ऑफ दिस थ्योरी। जो इस हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तो इस हार्टलैंड में मानना यह था, जो ईस्टर्न यूरोप से, अगर से हार्टलैंड में हमें एंट्री लेनी है तो ईस्टर्न यूरोप से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो जो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इसी रीजन के वजह से स्टार्ट हुआ, जहां पे पोलैंड आता है, जर्मनी आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी वांटेड टू इन्वेड रशिया और यूएसएसआर, देन थ्रू दिस रीजन ओनली। ठीक है, तो सारे जो फसाद थे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 तक, एंड इवन द कोल्ड वॉर वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरीज। उसके बाद जब लैंड पावर सबसाइड करने लगा, एरोप्लेन्स आने लगे, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, ठीक है, नेवल फोर्सेस जब आने लगे, तो इस थ्योरी से थोड़ा सा इस थ्योरी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। एंड देन द वेस्टर्न फिलोसोफर्स मूव टू द रिमलैंड थ्योरी बाय निकोलस पैकनमैन। ठीक है, व्हाट ही टोल्ड इज, हार्टलैंड तो है ना, हार्टलैंड में क्या था, पहले लैंड पावर इंपॉर्टेंट था, तो हार्टलैंड इंपॉर्टेंट था। जब हमारा एयर पावर और नेवल पावर इंपॉर्टेंट होने लगा, तो ही सेड नॉट द हार्टलैंड बट द रिमलैंड, दिस द रीजन सराउंडिंग हार्टलैंड इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे 1950 से दिस रीजन, द कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड इन दिस रीजन, जैसे कि कोरियन वॉर, यूएस वियतनाम वॉर, एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली इन वेस्ट एशियन कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर से आप ध्यान से देखेंगे, अगर से आप ध्यान से सोचेंगे इस बात पे, इंडिया पाकिस्तान, म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारे रीजन, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट की फसाद, इस फसाद की जड़ क्या है, दिस रीजन, बिकॉज द वर्ल्ड पावर्स वांट एक्सेस टू दिस रीजन फॉर द कंट्रोल। क्यों? इस थ्योरी की कोर फिलॉसफी क्या है, द हु कंट्रोल्स द रिमलैंड कंट्रोल्स द यूरेशियन कॉन्टिनेंट, एंड द वन हु कंट्रोल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द वर्ल्ड। दिस इज द फिलॉसफी। तो आपको अब समझ में आया होगा
कटिंग दिट शॉर्ट, है ना, ये बहुत बड़े थेरीज हैं जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, इसको कट शॉर्ट करते हैं, ये फिलॉसफी है, द बेसिक कोर, द रूट्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स लाई इन दिस टू थेरीज। ठीक है, इसके ऊपर आगे भी हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कमिंग बैक टू इजराइल एंड ईरान वॉर। ठीक है, टाइमलाइन अगर से हम देखेंगे, एक बात बता दूं, द फर्स्ट ईरान जब न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय यूएसए, है ना, यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच प्रोवाइडेड द न्यूक्लियर रिएक्टर टू ईरान इन 1967। 1970s में निकोला यूएस प्रेसिडेंट, है ना, विजिट किए थे ईरान को, देन दे हैड वेरी गुड रिलेशनशिप। इजराइल के साथ भी ईरान का अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में जब 1979 में जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड ईरान के जब इंटरेस्ट बढ़ने लगे, तब जाके इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। प्रो फलस्तीन ईरान जो है प्रो फलस्तीन स्टैंड लेने लगा, ठीक है, यूएसए प्रो इजराइल स्टैंड लेने लगा, देन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। ठीक है, यही इसका यहाँ पे क्रक्स है। और आप अगर से देखेंगे, जो ये टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, है ना, दोस्त दुश्मनी, ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, ये दो थ्योरीज को अगर से आप मिला के सोचेंगे तो ये आपको फिट बैठेगा कि वॉर्स क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम हमारे सिविल सर्विस प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखेंगे। ठीक है, क्यों? हमने देखा है कंटिन्यूअसली हर साल अगर से कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, कोरिया के अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, देन इवन अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके यूपीएससी और कोई भी दूसरा स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, बॉर्डरिंग स्टेट क्या है यूक्रेन के, ये पूछा था 2023 में यूपीएससी में, है ना, कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन। उसी तरह से यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जैसे कि लेबनान है, चाड है ना, यूनिया, यहाँ पे उसका सिटी देके उसको क्या हो रहा है वहां पे, क्या इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है, वो पूछ लिया था। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे 2024 में भी रेड सी के बारे में पूछ लिया था, क्योंकि रेड सी वाज इन न्यूज। देखिए न्यूज क्या था, एवरग्रीन जो शिप थी वो स्टक हुई थी, उसने वो यूपीएससी नहीं पूछेगा कि एवरग्रीन शिप स्टक हुई थी, उसने रेड सी में कौन सी अगर से रिवर जाती है नहीं जाती, वो क्वेश्चन पूछा। तो आप मेंटालिटी अगर से यूपीएससी के में पकड़ना है तो पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें फोकस करना पड़ेगा। देन ये एपीएससी में पूछा गया था कि जैसे कि अभी हमारा एक ऑपरेशन सिंधु हुआ है, जहां पे हम एक्सकैवेट किए हैं या फिर वहां से हम अपने सिटीजन्स को निकाले हैं ईरान से, उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया, ऑपरेशन कावेरी के बारे में पहले पूछा गया था। तो इस तरह से है, प्रीलिम्स में तो पूछ ही रहा है, साथ साथ में इसमें मेंस में भी पूछता है। देखिए हम अब आगे जब हम पढ़ेंगे मिसाइल्स के बारे में या फिर इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, क्यों पढ़ेंगे, बस उसको ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट लेके देखना है, उसको वो इसलिए देखना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जब इंडिया क्या कर रहा था, S-400 उस टाइम पे हम रशिया से ले रहे थे, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था, टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो इसी तरह जैसे इजराइल का आप सब जानते ही होंगे, आयरन डोम वगैरह है जो कि हम आगे देखेंगे, है ना, वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट या फिर इस जो न्यूज चल रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड के, इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी को फोकस रखते हुए हम आगे के वीडियो में जो ईरान का ज्योग्राफी, ठीक है, उसके रीजन, सराउंडिंग रीजन, उसका फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड अदर जियोपॉलिटिकल एंड साइंस एंड टेक के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ईरान के ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ऑफ ईरान। देखिए ईरान एक कुदरती किला है, इट्स लाइक ए नेचुरल फोर्ट्रेस, है ना, जिसको लैंड से इन्वेड करना और जीतना उतना आसान नहीं है। इराक ने कोशिश की थी 8 years वॉर्स, लेकिन वो इस माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाया था। नेचुरल फोर्ट्रेस क्यों बोलते हैं, इट्स लाइक इंडिया। अगर से आप देखोगे, इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 2 sides एंड ओशन ऑन द साउथ, और एक ही जगह पे हमें ओपन है, कहां पे, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में। उसी तरह ईरान का भी सेम है,
इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल द रीजन, ऑल द साइड्स, एंड ऑन द सदर्न दे हैव ओशन, ईस्टर्न साइड में लैंड बॉर्डर विथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान विच इज एक्सेसिबल, इजिली एक्सेसिबल। उसके अलावा सभी माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स अगर से देखें, एल्ब्रूज माउंटेन नॉर्थ में कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हुए एल्ब्रूज माउंटेन है, ठीक है। ये आल्प्स का कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड पार्ट है। ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ेगी, एल्ब्रूज कहाँ पे है, ठीक है, उसका माउंटेन पीक कौन सा है, ठीक है। देन वेस्ट में एक उसका दूसरा माउंटेन है जैग्रोस माउंटेन, ठीक है। वेस्ट में कौन सा आता है, जैग्रोस माउंटेन्स, ये माउंटेन चेन है। नॉर्थ में एल्ब्रूज एंड वेस्ट में आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में आपका जैग्रोस माउंटेन, ये पूरा एक्सटेंड करता है सदर्न के साइड में। एंड हियर इन ऑन द साउथ इट इज सराउंडेड बाय पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान ने कहा था कि हम बंद करेंगे, तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। मेनी कंट्रीज सेड इट शुड नॉट बी डन। क्यों? इसके बहुत ज्यादा रेमिफिकेशंस हैं जो कि हम ये इसमें आगे वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दिस इज ज्योग्राफी, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। इसके अलावा ईस्ट में इसके दो बड़े डिजर्ट हैं, जैसे कि दस्ते कबीर एंड दस्ते लूत, दो बहुत ड्राई एरियाज हैं, डिजर्ट्स हैं। दस्ते लूत इज इवन ए यूनेस्को साइट, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट में ये है, हेरिटेज साइट में दस्ते लूत, क्योंकि यहाँ पे जो बटेस एंड मेसास जो फिजिकल फीचर्स हैं जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत पुराने हैं, तो इसलिए उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे यूपीएससी बार बार लेक्स के ऊपर पूछ रहा है कुछ सालों से, 2-3 सालों से, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लेक उर्मिया है बॉर्डरिंग टर्की, ठीक है, बॉर्डरिंग टर्की, यहाँ पे लेक उर्मिया है, इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ फिजिकल फीचर्स के साथ में ईरान के रिवर्स एंड सम लेक्स, उर्मिया तो हमने बता दिया, ईरान के रिवर्स भी हैं, है ना। ईरान दो ड्रेनेज में बटा हुआ है। पहला कैस्पियन ड्रेनेज, जहां पे कुछ रिवर्स जाते हैं जैसे कि अरास, सैफिद रूद, अत्रेक एंड गोर्जन। सैफिद रूद इज नोन फॉर फिशिंग और फिश इंडस्ट्री, है ना, ये रिवर में फिश इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। एंड देन द अदर ड्रेनेजेस टुवर्ड्स गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, जहां पे कारके ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है इराक के बॉर्डर पे। देन जराही एंड मांड, मांड कहाँ पे, साउथ में है। मांड से आप अगर से कोई रिकॉल कर सकता है तो ये एक ट्रिब्यूटरी है जो झारखंड या छत्तीसगढ़ से निकलती है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, मांड, इब, तेल ना, उसमें से यहाँ एक रिवर भी है। हालांकि महानदी की ट्रिब्यूटरी है मांड इंडिया में, यहाँ पे एक ये रिवर है जो कि पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती है। दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑफ ईरान, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। ये है ओमान एंड ईरान के बीच में, ये दुबई या यूएई के बीच में नहीं है। यहाँ पे ओमान यहाँ तक है मेनलैंड इसका, लेकिन यहाँ पे इसका एक जो पार्ट है ये ओमान के अंडर में है, तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओमान एंड ईरान के बीच में है, ठीक है। इसको और डिटेल में आगे वीडियो में देखा जाएगा। यहाँ पे मेन आइलैंड्स हैं 8 मेन आइलैंड्स हैं, इसके नाम भी आगे वीडियोस में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हॉर्मुज के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो आएगी उसके सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। इसमें से 7 ईरान के पास है, एक डिस्प्यूटेड है यूएई के साथ में, ठीक है, इस पे हम देखा जाएगा। वेरी सिग्निफिकेंस, ये सिर्फ इसके शॉर्टेस्ट पॉइंट पे इट इज जस्ट 30 किलोमीटर वाइड, है ना, इसलिए इसका 2 ही शिपिंग लेन्स बन सकते हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर का विड्थ का एक रूल्स हैं यूएन की तरफ से, है ना। अगर से बिग शिप पास करना है तो आपको 13 किलोमीटर का डिस्टेंस एक शिप के लिए, लेन के लिए चाहिए, तो 2 शिपिंग लेन ही बन सकते हैं। इट एक्ट एज ए चोक पॉइंट हियर, है ना, यहाँ पे इट एक्ट एज ए चोक पॉइंट, ठीक है, विच नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द पर्शियन गल्फ बट ऑल्सो ये पूरी दुनिया की गर्दन उधड़ सकता है, बिकॉज
दुनिया का कम से कम 60 to 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट यहीं से पास होता है। 60% जितना भी कतर भी यहीं पे है पास में, ठीक है, इस मैप में नहीं दिख रहा है, उसका सारा गैस यहीं से पास होता है, ठीक है। और कुछ पाइपलाइंस हैं 2-3, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे जब सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा जाएगा। कंटिन्यूइंग विद द प्लिंस पर्सपेक्टिव, आपने देखा जैसे इजराइल ने जिस रात में अटैक किया था, 2-3 चीजें एक साथ की थी। पहला, इट किल्ड द टॉप मिलिट्री लीडरशिप ऑफ ईरान। सेकंड, इट अटैक्ड एंड ऑलमोस्ट डिसमेंटल द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और तीसरा, जो डिफेंस, एयर डिफेंस जो था ईरान का, इट वाज हार्म्ड टू द बैड लेवल, है ना, बहुत बुरी तरह से उसको हार्म किया गया था। तो कुछ साइट्स जैसे यूएस, जैसे कि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो यूपीएससी ने यूक्रेन के सिटीज जो रशिया कैप्चर किया था उस पर क्वेश्चन पूछा था। उसी लिए यहाँ की सिटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं जहां पे यूरेनियम एनरिच किया जाता है या फिर यूरेनियम के ऊपर रिसर्च किया जाता है। वो है नतान्स, और सारे तेहरान के साउथ में है, ठीक है, नतान्स, दूसरा है इस्फहान, और तीसरा है आपका फोर्दो, सभी वहीं पे है, ठीक है। रिसेंटली यूएसए यूज्ड GBU-57 बॉम्ब, जिसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि इजराइल वाज नॉट केपेबल, और इजराइल के पास वो हथियार नहीं थे जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डैमेज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस ने अपना बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था यूजिंग B-2 बॉम्बर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बॉम्बर मतलब एरोप्लेन जिसमें बॉम्ब्स कैरी करते हैं उसको बॉम्बर्स बोलते हैं, है ना, वो उसका नाम है B-2 बॉम्बर, और जो बॉम्ब यूज किया गया उसका नाम है GBU-57, या उसको निकनेम भी है बंकर बस्टर। ये कम से कम 800 फीट अंदर जाके ब्लास्ट होता है, ठीक है, इसलिए वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डैमेज कर सकता है। तो ये थे इसके न्यूक्लियर साइट्स। उसके अलावा एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान में, दैट इज इन बुशहर। दिस फैसिलिटी, लेट मी टेल यू, ये स्टार्ट हुआ था 1960s में, जब ईरान के वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस के साथ में अच्छे रिलेशनशिप थे, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय जर्मनी। इसको पहले जर्मनी बिल्ड कर रहा था, जब फिर रिलेशनशिप खराब हुए तो उसने रोक दिया। देन इन 1995 रशिया टुक ओवर। इन 1995 रशिया टुक ओवर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बुशहर पावर प्लांट, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके माइंस भी हैं, यूरेनियम माइंस है, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे तबरीज है, सिराज है, हिस्टोरिकली सिराज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सिटी रहा है पर्शियन गल्फ पे, ठीक है। ये सारे दिस इज इंपॉर्टेंट सिटीज एंड द साइट्स व्हिच आर इन न्यूज व्हिच कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी और एनी अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट पीसीएस, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एक बहुत पेट क्वेश्चन होता है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज। ऑब्वियसली अब ईरान न्यूज में है तो बॉर्डरिंग कंट्रीज उसके याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर से हमें अच्छे मार्क्स लेने होंगे, ठीक है। सिंपल है, देखिए इराक, क्योंकि इराक से हमेशा इसका झगड़ा रहा है, तो इराक एक बॉर्डर करता है, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आर्मेनिया अजरबैजान का, ठीक है। इंडिया भी कहीं ना कहीं वहां पे इंटरेस्टेड है, क्यों, वाई, बिकॉज INSTC आपने सुना होगा, है ना, कहीं ना कहीं इंडिया का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके भी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अजरबैजान, देन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, टैफ, ठीक है। जैसे कि तापी है, उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है हमारा, उसको निकाल दोगे तो यहाँ पे
टैप बन जाएगा, ठीक है। और इसको आपको लेना है तो ये ताई हो जाएगी, है ना, मराठी वर्ड है ताई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, एक तरफ ताई है एक तरफ टैप है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान। नेक्स्ट देखते हैं, तो जंग जो है जमीन पे नहीं लड़ी जा रही है, जंग जो है हवा में लड़ी जा रही है, ठीक है। एयरफेयर है, वॉरफेयर तो चल ही रहा है, लैंड पे नहीं, यूजिंग मिसाइल्स एंड एरोप्लेन्स और वॉरप्लेन्स। क्यों? जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ईरान और इजराइल के बीच में लैंड बॉर्डर नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन से कंट्रीज हैं फिर ईरान और इजराइल के बीच में, ठीक है। ईरान और इजराइल के बीच में एक तो इराक आएगा, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज सीरिया, ठीक है। यहाँ पे वो जो पार्ट है दिस इज सीरिया, है ना, यहाँ पे सीरिया आएगा, सीरिया के नीचे जॉर्डन आएगा, उसके बॉर्डरिंग में आपको इजराइल मिलेगा। दिस आर दी कंट्रीज बिटवीन दिस। तो इसीलिए ईरान को बहुत डिफिकल्ट होता है इजराइल पे डायरेक्ट अटैक करना। उसके अपने डिफेंस सिस्टम्स हैं, बट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द कंट्रीज लाइक जॉर्डन, प्रेजेंस ऑफ यूएस इन सीरिया, प्रेजेंस ऑफ यूएस इन इराक, presence of US in Persian Gulf and Mediterranean Sea. It's almost a 7-layer defense system of Israel. तो इजराइल अटैक किया था, उसके बाद इन रिटेलिएशन ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर मिसाइल्स यूज किए। ईरान के पास इट हैज लॉन्ग रेंज ऑफ मिसाइल्स, जैसे कि देख सकते हैं इसमें, ठीक है। छोटे से छोटे मिसाइल से लेके आपका सेजिल, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स यूज किए गए ईरान द्वारा, उसमें थे आपका खोरोशहर, ठीक है, जो कि 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। उसके बाद सेजिल, वो भी 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इमाद 1700, गदर 2000 किलोमीटर, ठीक है। इसमें इस मिसाइल्स में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूइज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपने नाम सुना होगा, इसमें भी डिफरेंस है। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है सैटेलाइट का हाइट कितना होगा, 36,000 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, कौन सी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह वगैरह, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल बहुत सारे ऑलमोस्ट बहुत से जो कंट्रीज मिसाइल बनाते हैं उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और ये लॉन्ग रेंज होती है एंड इट फॉलोज ए पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, है ना। ये थोड़ा सा टफ भी होता है इसको इंटरसेप्ट कर पाना, क्यों? ये एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाती है हाफ में। यहां से देखिए दिस इज एक्सो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। यहां पे जाने के बाद जो रडार सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए भी है, ठीक है। ये दिस इज अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका स्पीड ज्यादा भी होता है, ये कम 10 मैक से लेके 20 मैक तक इसका स्पीड होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का इसका स्पीड 10 to 20 मैक। 1 मैक इज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड को 1 मैक बोलते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल 10 से 20 मैक तक पहुंचती है। जो हमारी ब्रह्मोस जो हम सुपरसोनिक बोलते हैं वो कितने की है, 4 to 5 मैक मैक्सिमम। तो बैलिस्टिक मिसाइल का देखिए स्पीड 10 to 20 मैक जाता है। उसी तरह से इजराइल ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी दागे इजराइल पे, ठीक है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी लिया, जैसे कि हाइपरसोनिक ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं जो लाल कलर में है, वो एक्सो एटमॉस्फेरिक नहीं होती है, वो एटमॉस्फेयर पे ही चलेगी, बट इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि इसकी स्पीड जो ईरान ने यूज किया था उसका स्पीड 15 मैक, इट इज अनमैच्ड, और ये डिफेंस सिस्टम्स को इजीली ब्रेक कर सकती है, ठीक है। और इसका खास बात ये होती है कि मिड एयर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है वो हम आगे में देखेंगे। ये 20 रास्ते में जब रास्ता बदल देती है तो इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये हैं। अब बाकी क्रूज मिसाइल जो कि वो सबसोनिक भी हो सकती है, हाइपरसोनिक भी हो सकती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल कैसा है, स्ट्रेट वे में जाती है फॉलोइंग द टेरेन,
ठीक है, जैसे कि ब्रह्मोस हमारा क्रूज मिसाइल है, ठीक, उस तरह से। तो ये डिफरेंट क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल एंड आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, और दूसरा ग्लाइड मिसाइल्स भी आ गए हैं आजकल, ठीक है। इनके सारे डिफरेंसेस याद होना जरूरी है। देन ये भी उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे इसका पैराबोलिक सिस्टम है। देन हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लाल कलर में, जैसे कि रास्ता बदलते जाती है, तो डिफेंस सिस्टम को इसको डिटेक्ट करके फॉलो करना और उसको ब्लास्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देन ये तो मिसाइल्स हो गए ईरान के। नेक्स्ट है आपका इजराइल का डिफेंस सिस्टम। न्यूज में मिसाइल्स के साथ साथ डिफेंस सिस्टम भी है ना। एंड इजराइल हैज ए फेम्ड डिफेंस सिस्टम दैट इज आयरन डोम, ठीक है। हम सिर्फ आयरन डोम ही सुनते आए हुए हैं ज्यादातर, लेकिन इजराइल के पास आयरन डोम के अलावा दूसरे भी उसके डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि 3 लेयर, इजराइल को 3 लेयर डिफेंस प्रोवाइड करती है। हाँ, 3 लेयर क्यों? देखिए पहले हम नाम बता देते हैं, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग एंड एरो 2 और 3, ये डिफेंस सिस्टम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, ठीक है। और ये जैसे कि डिफेंस काम कैसे करता है, 3 स्टेप, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है रडार, रडार क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कोई लॉन्च हो गई, उसका भी जैसे कि 2000 किलोमीटर तक स्कैन कर सकता है कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है क्या, ठीक है। लॉन्च अगर से वो डिटेक्ट करता है तो वो कंट्रोल सेक्शन को अपना डेटा भेजता है कि एक मिसाइल जो है लॉन्च हुई है। तो कंट्रोल सेक्शन क्या करेगा, वो देखेगा कि उसकी ट्रैजेक्टरी कहाँ है, वो कहाँ पे शॉट किया गया है, कहाँ पे जाके गिरेगी, उस हिसाब से फायरिंग यूनिट को इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और वो इंटरसेप्ट करने के लिए अपने तरफ से मिसाइल्स दागी जाती है। तो ये तो आपका डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इजराइल के पास इसका 3 लेयर, इजराइल कंट्री, पूरा कंट्री 3 लेयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड है। पहला है आयरन डोम, जो कि उसका हाइट, वो आयरन डोम जो मिसाइल ट्रैजेक्टरी देगा, है ना, प्रोजेक्टाइल जो फायर करेगा वो कितने हाइट तक जाएगी, वो 70 किलोमीटर का रेंज है, और अल्टीट्यूड 10 किलोमीटर, ऊपर 10 किलोमीटर तक जाएगा और यहाँ से 70 किलोमीटर तक जाएगा, इस हिसाब से। अब जरूरी नहीं है ना, ये तो शॉर्ट रेंज होगा, 70 किलोमीटर कितना ही होगा, उसके बाउंड्री के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर हमारा एक डेविड्स स्लिंग है, जो कि उसका रेंज 300 किलोमीटर है और अल्टीट्यूड वो 15 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, 15 किलोमीटर ऊपर आसमान में, वहां को भी वो इंटरसेप्ट करके उसको फायर करेगा। देन तीसरा आपका एरो 2 और 3 है, जो कि 2400 किलोमीटर का रेंज है और वो 100 किलोमीटर तक अल्टीट्यूड में फायर कर सकता है। तो दिस इज द डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल, ठीक है। इसके साथ साथ इजराइल इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द डिफेंस सिस्टम्स ऑफ यूएसए, जैसे कि थार्ड, है ना। थार्ड जो है, ये थार्ड बैटरीज हैं, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पर्शियन गल्फ में, बहरीन में, कतार में एंड मेडिटेरियन सी में ये सिचुएटेड है, ठीक है। वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इजराइल को। दिस इज अबाउट द इजराइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। एंड देन डिफेंस के साथ साथ, है ना, ये एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में हमारा कंटेंट था, या इस वीडियो में हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है। आगे में जैसे कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम बात कर रहे थे, उसका सिग्निफिकेंस है, जो कि मेंस के लिए, आने वाले मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट सीरीज में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स हो या फिर कोई आपको क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।